मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के ज्योग्राफी यानी चैप्टर 4 प्राथमिक क्रियाओं के बारे में बात करते हैं और भाग 2 के बारे में। आदिमकालीन निर्वाह कृषि क्या है? आदिमकालीन निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। कृषि की इस पद्धति के अंतर्गत वन के कुछ भागों के नाम से पेड़ पौधे एवं झाड़ियों को काटकर जला दिया जाता है तथा उससे प्राप्त राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है, जो खाद का कार्य करता है। इसलिए इसे कर्तन और दमन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यह कृषि मुख्य रूप से आदिम जात के लोगों के द्वारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की नाम से जाना जाता है, जहाँ पे जैसे अफ्रीका, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी एशिया के मुख्य रूप से इस प्रकार की कृषि की जाती है, जहाँ पे स्थानांतरित कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से जानी जाती है, जैसे मेक्सिको एवं मध्य अमेरिका में मिल्पा, मलेशिया और इंडोनेशिया में लद्दाख और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झूम खेती, वियतनाम के रे तथा ब्राजील में रोका के नाम से जानी जाती है। ये तो थी। अब बात करें हम खेत का आकार। खेत छोटे छोटे क्यों होते हैं? कृषि की पद्धति इसमें किसान एक क्षेत्र के जंगल या वनस्पति को काट कर या जलाकर साफ करता है। अब खेत का उपजाऊपन समाप्त होने पर उस स्थान को छोड़कर भूमि का अन्य भाग कृषि हेतु तैयार किया जाता है। बात करें अन्य नाम क्या होते हैं भारत में, जैसे झूमिंग नागालैंड प्रदेश, मिजोरम और अमेरिका मेक्सिको, मलेरिया एवं इंडोनेशिया आदि में ये पाया जाता है। ये तो था आदिमकालीन निर्वाह कृषि के बारे में। बात करें विस्तृत या वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में। इस कृषि की मुख्य फसल जैसे गेहूं है, इसके अतिरिक्त मक्का, जौ, राई, जई जैसे अन्य फसलों भी उगाई जाती हैं। इस कृषि में खेतों का आकार बड़ा होता है, जिसे जुताई से लेकर कटाई तक के कार्य तकनीक व मशीनों से किए जाते हैं। इस प्रकार की खेती मध्य अक्षांशों तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसे प्राप्ति एकड़ उत्पादन कम परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होती है। बात करें उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज जैसे अर्जेंटीना के पंपास या दक्षिण अफ्रीका के वेल्डन, यूरेशिया की स्टेपीज और ऑस्ट्रेलिया के डाउन पे न्यूजीलैंड के कटरीबीड, सूडान में सवाना यानी दक्षिण अमेरिका में लैंडेज के उपागम में देखा जाए तो कृषि प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। बात करें कि कम संख्या वाले प्रदेशों में कृषि योग्य भूमि होने के कारण बड़े बड़े फार्मों पर भी होने वाली कृषि को विस्तृत कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसे यांत्रिक कृषि या व्यापारिक कृषि के नाम भी जाना जाता है। इस प्रकार की कृषि मध्य अक्षांशों के अतिरिक्त देखा जाए अर्ध शुष्क प्रदेशों में भी की जाती है। इस प्रकार की कृषि के क्षेत्र अभी हम बात किए हैं, जैसे यूरोशिया स्टेविस क्षेत्र, उत्तरी प्रदेश पेरिस क्षेत्र होते हैं। और बात करें कि दक्षिणी अफ्रीका के वेल्डन क्षेत्र पाए जाते हैं और न्यूजीलैंड कैरिबियन के पाए जाते हैं। ये तो था आपके विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के। बात करें रोपण कृषि क्या है? इसका अर्थ है रोपण कृषि एक व्यापारिक कृषि है, जिसके अंतर्गत बाजार में बेचने के लिए जैसे चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले, अनानास की पौधे लगाई जाती है। जहां पर एक खेत का आकार इसमें कृषि क्षेत्र जैसे बागान आकार बहुत बड़ा हो जाता है, जिसमें पूंजी निवेश जितना पैसा निवेश करते हैं, बागानों की स्थापना व उन्हें उच्च प्रबंध तकनीकों के द्वारा आधार वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक फसली कृषि, ये एक फसली कृषि जिसमें एक फसल के उत्पादन पर ही ध्यान दिया जाता है और श्रम में इसे कॉफी श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जहाँ श्रमिक क्या होते हैं अस्थायी लोगों से प्राप्त किया जाता है। और परिवहन के साधन विभिन्न प्रकार के होते हैं और इस परिवहन के साधन सुचारू रूप से विकसित के द्वारा बागान एवं बाजार भली प्रकार के जुड़े रहते हैं और आयात निर्यात किए जाते हैं। ये तो था रोपण कृषि के बारे में। इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे आते हैं, जैसे वर्तमान में देखा गया तो इस फसल के बागानों में देश की सरकार अथवा नागरिकों स्वामित्व पाया जाता है, यानी अपने स्वयं के लिए पाया जाता है। जहां देखा जाए जो ब्राजील के कॉफी बागान जिन्हें फ्रेंजा कहा जाता है, कुछ भाग ऐसे हैं यूरोपवासियों का तथा अधिकांश भाग विदेशों के सरकार नियंत्रण में वर्तमान में कॉफी सर्वाधिक उत्पादन ब्राजील में ही सबसे ज्यादा होता है। ये तो था रोपण कृषि के बारे में।
बात करें मिश्रित कृषि के बारे में, इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है, जहाँ पे फसलों के साथ-साथ पशु जैसे मवेशियाँ, भेड़, सूअर, कुक्कुर आपके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं आय के, जहाँ चारों की फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक भी पाए जाते हैं। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इसमें बोई जाने वाली अन्य फसलें जैसे होती हैं गेहूँ, जौ, राई, जई, मक्का, कंदमूल प्रमुख हैं और ये अतः फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों की है, जिसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग और यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों के शीतोष्ण अंशांश में पाए जाते हैं। ये तो था मिश्रित कृषि के बारे में। बात करें डेयरी कृषि, इसका अर्थ यह है कि विशेष प्रकार की कृषि है जिसके अंतर्गत पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है और उसके स्वास्थ्य, प्रजनन एवं चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे पूंजी, पूंजी की हम बात करें तो पशुओं के लिए छप्पर घास या संचित करने का भंडार, एक दूध उत्पादन में अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूंजी भी अधिक चाहिए, यानी पैसा होगा तभी काम अच्छे से हो पाएगा, तभी हम किसी का श्रम उत्पादन कर पाएंगे। श्रम पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए पूंजी की आवश्यकता होती है। नगरीय औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित यातायात के साधन, प्रतीकों में देखा जाए उपयोग तथा पशुीकरण की सुविधा उपलब्ध होने के कारण इन केंद्रों के लिए निकट स्थापित किए जाते हैं, जहां बाजार डेयरी कृषि कार्य करती है और नगरीय औद्योगिक केंद्रों के लिए एक समीप किया जाता है और पास लाया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ताजा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पादन के लिए अच्छे बाजार की आवश्यकता होती है। ये तो था डेयरी कृषि के लिए, जहां सबकी जरूरत होती है दूध की, क्योंकि दूध एक संपूर्ण आहार माना जाता है जीवन के लिए। बात करें भूमध्य सागरीय कृषि, एक कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश में की जाती है, जहाँ पे विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें खट्टे फलों के उत्पादन विशेष बल दिया जाता है, जहाँ ये शुष्क कृषि भी कही जाती है। गर्मी के महीनों में अंजीर और जैतून पैदा होते हैं और शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के फलों की मांग होती है, तब इसी क्षेत्र में उसकी आपूर्ति की जाती है। इस क्षेत्र में कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से गुप्ता और ये मदिरा शराब का उत्पादन भी किया जाता है, बनाया जाता है। जब सर्दी के मौसम में ये बात करें तो दक्षिण यूरोप में उत्तरी अफ्रीका जैसे ट्यूनीशिया, अंटार्कटिका तट तक, दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिण अफ्रीका का एक दक्षिण पश्चिमी भाग में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में ऐसी ही कृषि प्रमुख मानी जाती है। और ये सबसे ज्यादा सर्दी के मौसम के यूरोप में, संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग को पूरी कौन करता है? भूमध्यसागरीय क्षेत्र करता है, जहाँ बारिश अत्यधिक होती है। बात करें बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि कितनी आवश्यकता होती है। इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल एवं पुष्प लगाए जाते हैं, जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती रहती है, क्योंकि पैसा अधिक होने के लिए क्या फसल अच्छी होनी चाहिए, सब्जियां भी अच्छी होनी चाहिए, यानी फूल भी लगाए जाते हैं जिससे इसकी मांग अच्छी होगी और पैसा भी अच्छा आएगा। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है और खेत यातायात के अच्छे साधनों के द्वारा किया जाता है कि अच्छे से बाजार के लिए उपलब्ध हो सके। बात करें सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि में अंतर क्या होता है। अब ये दो भागों में बांटा गया, एक सहकारी कृषि, एक सामूहिक कृषि। सहकारी कृषि में कृषक स्वेच्छा से अपनी संसाधनों का समाहित कर सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य को संपन्न करते हैं और सहकारी कृषि में व्यक्तिगत फार्म और स्वयं रहते हैं। बात करें सामूहिक कृषि में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज का होता है, सामूहिक श्रम का आधारित है, यानी कहा जाए सामूहिक में सभी लोगों का या सार्वजनिक होता है। सामूहिक कृषि में कृषक अपने सभी संसाधनों को मिलाकर कृषि करते हैं, किंतु भूमि का छोटा सा हिस्सा अपने अधिकार में रख सकते हैं। अब ये चैप्टर क्या होता है, एक क्लोज होता है, यानी समाप्त कर दिया जाता है। आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर।